हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखेंगे ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होता है, ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रिका अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रिका अम्ल, क्योंकि वह केंद्रक यानी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। ऐसे अम्ल जो किसी केंद्रक के अंदर मौजूद होता है उसे न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज, ये जो न्यूक्लिक अम्ल है इसकी खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मीसर। न्यूक्लिक अम्ल की खोज कौन किया था? फ्रेडरिक मीसर। कब किया था? 1869 में। कब किया था? 1869 में। न्यूक्लिक अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। न्यूक्लिक अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक है डीएनए, क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका डीएनए का फुल फॉर्म होता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और दूसरा क्या है आपका? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का जो यहाँ से ना राइबोज न्यूक्लिक एसिड का पार्ट नीचे रख दिया है, वही हो जाता है आरएनए का, और डीएनए में हो जाता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो थोड़ा पहले हम लोग समझते हैं, हम लोग जानते हैं कि हमारा जो मतलब शरीर होता है असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक। और उसी में से एक हम कोशिका को निकालें, सबसे पहले एक कोशिका को लेंगे, फिर उस कोशिका के अंदर से केंद्रक को खींचेंगे, केंद्रक को, और उस केंद्रक में से ना क्रोमोसोम को खींचेंगे। देखते हैं पहले फिगर के माध्यम से। ये है हमारा क्रोमोसोम। ये क्या है हमारा? क्रोमोसोम। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, जो कि कैसा होता है? एक प्रकार का होता है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर यानी जोड़ा में पाया जाता है। क्रोमोसोम हमेशा पेयर यानी जोड़ा में पाया जाता है। एक हो गया और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए एक साथ इसको हम डिनोट किए हुए हैं। तो जैसे ये हो गया आपका क्रोमोसोम, और फिर जैसे क्रोमोसोम को ना तो इसको लमराते हैं, इसको लमराएंगे ना तो ऐसे 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 क्या बन जाता है? डीएनए बन जाता है। जब क्रोमोसोम का आप लमराइएगा तो डीएनए बन जाता है, और यही डीएनए को थोड़ा सा और खींचेंगे इसको, तो ये क्या हो जाता है? एक जीन बन जाता है। मतलब जैसे ये क्या हो गया आपका? क्रोमोसोम। ये हो गया आपका क्रोमोसोम, और ये क्या हो गया? जीन हो गया। तो देखेंगे जैसे सबसे पहले देखे थे कि एक सेल लिए थे, एक सेल में से उसके अंदर से खींचे थे, निकाले थे क्या? केंद्रक, और केंद्रक में इसने खींच के डालते क्या इसको? मतलब गुणसूत्र को, और गुणसूत्र को जब थोड़ा सा और खींचे यानी लमराए थे तो क्या मिला था? डीएनए मिला। और डीएनए जब डीएनए देखा तो डीएनए में ना फिर उसको डीएनए देखा कि अब उसमें तो बहुत कुछ मिला है, फिर डीएनए में जोहने गया, मतलब जो देहात में बोला था ना जोहना यानी ढूंढना, तो उसमें और ढूंढा तो उसमें क्या मिला? जीन मिला। क्या मिला? जीन। तो यानी पूछेगा कि जीन की खोज कौन किया था? तो जोहानसन। कौन किया था? जोहानसन। ये जोहने गया था उसमें, तो जीन की खोज पूछेगा था कौन किया था? तो जोहानसन। पहले एक था क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को जब खींचा तो क्या निकला आपका? डीएनए। फिर डीएनए को जब खींचा तो क्या? एक जीन निकला, और जीन के अंदर ये सब जो रेखा रेखा जो दिख रहा है ये सब क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। तो इसको हम बारीकी से एक ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लिए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बाद डीएनए, जब डीएनए यहाँ पे जो जीन है ना, जीन को इधर से इसको मतलब समेटेंगे, जीन को समेटेंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए। और फिर डीएनए को जब समेटेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। जब डीएनए को समेटेंगे तो क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। फिर वैसा ही करते करते वहाँ पे क्या बोलता है? ये डीएनए, फिर क्रोमोसोम जब बन जाएगा तो केंद्रक के मतलब उसके बाद कोशिका, फिर वह शरीर बन जाता है। तो पूछेगा कि जैसे कि डीएनए होता है कि मतलब कोई भी जो होता है जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, पूछेगा आपसे कि जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन कौन देता है? तो आपको ऑप्शन में अगर जीन रहे तो भी सही, क्रोमोसोम रहे तो भी सही, और ये डीएनए रहे तो भी सही। सबसे पहले हम लोग डीएनए मानेंगे कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन देता है? डीएनए। आखिर जब बच्चा यानी जो माँ के गर्भ में जो बच्चा पलता है, तो जब वो बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो
क्या जो एक सिस्टमिनाइजेशन होता है ना, मतलब सिस्टम से मतलब पार्ट बनता है कि बच्चा में 5 उंगली होना चाहिए, इस हाथ में भी 5 उंगली होना चाहिए, बच्चा को आँख यहाँ होना चाहिए, बच्चा का मस्तिष्क आना चाहिए, बाल होना चाहिए। अगर वही जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन थोड़ा गड़बड़ा जाता है तो मुंह यहाँ आ जाएगा, नाक यहाँ आ जाएगा, तो खाएगा इन्हें से और सूंघेगा इन्हें से, तो सारा गड़बड़ा जाएगा, पूरा सिस्टम में गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए डीएनए के जब गड़बड़ा जाता है तो वही किसी का पूँछ कहीं से निकल जाता है, किसी का 3 को किसी को मतलब आँख निकल जाता है, ये सब जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन गड़बड़ाने की वजह से होता है। तो पूछेगा कि जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन पर कौन मतलब पूरा नियंत्रित करके उसको रखता है, तो वो डीएनए होता है, जो कि पूरा कंट्रोल करके कौन रखता है, डीएनए। तो अब हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में एकाएक देखेंगे। इसको हम थोड़ा रफ करते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म भी हम लोग क्या पढ़ें, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का क्या देखें, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब देखेंगे डीएनए की खोजकर्ता फ्रेडरिक मीसर। डीएनए के खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मीसर। और फिर पूछिए आपसे कि आरएनए के भी खोजकर्ता कौन है, तो फ्रेडरिक मीसर। डीएनए के भी फ्रेडरिक मीसर और आरएनए के भी फ्रेडरिक मीसर। अब देखेंगे डीएनए का मॉडल कौन दिया था, जो डीएनए का होता है स्ट्रक्चर होता है वो कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक। कौन दिया था, डीएनए का मॉडल कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक। अब देखेंगे फिर इधर, क्योंकि हम लोग अंतर से एकाएक इसको डिफाइन करेंगे। अब देखेंगे आरएनए का खोजकर्ता फ्रेडरिक मीसर। आरएनए के भी खोजकर्ता कौन है, फ्रेडरिक मीसर। आरएनए का मॉडल कौन दिया था, फ्रेडरिक मीसर ही दिया था। और डीएनए का मॉडल आपसे पूछे तो वाटसन एवं क्रिक। कौन दिया था, वाटसन एवं क्रिक, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, पेन ले लेते हैं। यह प्रायः सभी जीवों में जेनेटिक्स मटेरियल होता है, जेनेटिक्स मटेरियल होता है। और ये भी कुछ वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल होता है, मतलब ये होता है जो सभी जीवों में जेनेटिक्स मटेरियल होता है, जीन। और ये होता है क्या, वायरस में, कुछ वायरस में जेनेटिक्स मटेरियल होता है। अब देखेंगे यह डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए डॉ से डबल स्ट्रैंडेड और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब देखेंगे हम लोग डीएनए जैव अणु होते हैं। डीएनए कैसे अणु होते हैं, जैव अणु होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन श्रृंखला पाई जाती है। कार्बन श्रृंखला होने की वजह से डीएनए जैव अणु होते हैं। और देखेंगे आरएनए भी जैव अणु होते हैं। आरएनए भी कैसे होते हैं, जैव अणु होते हैं, इनमें भी कार्बन श्रृंखला होती है। अब देखेंगे 6 नंबर, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि सेल को लिए थे, सेल में से केंद्रक को लिए थे, केंद्रक को उसमें से फिर निकाले थे तो क्या निकला था हमारा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कोष के खींचे थे तो क्या निकला था, डीएनए। और डीएनए के फिर खींचे थे तो क्या निकला था, जीन। फिर जीन के अंदर गए थे तो न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब बहुत मिला था। तो अब देखेंगे कि डीएनए, देखिए कि डीएनए कहाँ होता है, केंद्रक में पता है, मतलब केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन जस्ट अभी हम लोग यहाँ देखेंगे यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव में, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं आरएनए, इस साइड हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, आरएनए, और इधर हम लोग क्या पढ़े थे, डीएनए। इस साइड था डीएनए और इस साइड है आरएनए। तो यह कोशिका द्रव में पाया जाता है, मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है केंद्रक में भी, लेकिन ये थोड़ा मतलब मुख्य रूप से कोशिका द्रव में पाया जाता है और मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, और ये भी न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अभी हम थोड़ा 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से। न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। अब देखेंगे इनकी संरचना द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। डीएनए का इमेज ऐसा होता है, 2 रस्सी सीधी देखे हैं, सीधी के मोड़ दीजिएगा ऐसे तो हो जाएगा डीएनए, और सिंगल ऐसे रहेगा मतलब टेढ़ा तो हो जाएगा आरएनए। आरएनए ऐसा होता है, सिंगल मतलब होता है। इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है और आरएनए की संरचना कैसी होती है, एकल कुंडलित होता है। अब देखेंगे इनमें 2 पेंटोज राइबोज शर्करा होती है। इसमें कैसी होती है, 2 पेंटोज राइबोज शर्करा होती है। और इसमें क्या होती है, 1 राइबोज शर्करा होती है। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि इसमें डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड्स में एक शर्करा होती है, फिर फॉस्फोरिक अम्ल होते हैं, फिर नाइट्रोजन क्षार होते हैं। तो जो शर्करा होती है ना, वो अभी हम आगे देख रहे हैं। तो शर्करा जो होती है वो डीएनए में 2 पेंटोज शर्करा होती है, और आरएनए में क्या होती है, 1 राइबोज शर्करा होती है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग आगे अब देख रहे हैं, ये एक सेकेंड, वही पेज आ गया ना। अब देखेंगे हम लोग
न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स का संगठन, ये देखेंगे अब न्यूक्लियोटाइड्स का संगठन। पहला देखेंगे शर्करा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े शर्करा। डीएनए में कौन सी शर्करा होती है? 2 पेंटोज राइबोज शर्करा, 2 पेंटोज राइबोज शर्करा, और आरएनए में 1 राइबोज शर्करा। अब देखेंगे फॉस्फोरिक अम्ल, कौन हो जाएगा? फॉस्फोरिक अम्ल। आपसे पूछेगा न्यूक्लियोटाइड्स में कौन सा तत्व होता है, तो फॉस्फोरस होता है। कौन सा होता है? फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस होता है। अब देखेंगे नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार को भी हम बात मतलब डीएनए आरएनए का फिगर देख लेंगे, उसके बाद इसके नाइट्रोजन क्षार का भी फिर थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो अभी क्या देखें हम लोग? न्यूक्लियोटाइड्स का संगठन शर्करा से, फॉस्फोरिक अम्ल से और नाइट्रोजनी क्षार से, शर्करा से, फॉस्फोरिक अम्ल से और नाइट्रोजनी क्षार से। अब देखते हैं हम लोग आगे, ये है हमारा डीएनए का फिगर। हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पढ़े थे? द्विकुंडलित होता है, पढ़े थे ना कि सीढ़ी जैसा होता है, ऐसे सीढ़ी जैसा। तो देखिए ये सीढ़ी जैसा आपको दिख रहा है, मोरा सीढ़ी जैसा द्विकुंडलित, सॉरी दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना होती है? 3.4 नैनोमीटर। कितना होती है? 3.4 नैनोमीटर। और यहाँ होती है 0.34 नैनोमीटर होती है। अब देखेंगे शुगर फॉस्फेट, ये क्या है? शुगर फॉस्फेट। ये हो गया आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, और यहाँ आरएनए का। ये सिंगल होता है, एकल कुंडलित होता है, और ये क्या देखिए डबल कुंडलित होता है। ये डबल कुंडलित होता है और ये एकल कुंडलित होता है। देखेंगे आरएनए में कौन सा जो नाइट्रोजनी क्षार होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। और जो ये तीनों सेम रहता है, यहाँ पे ये तीनों सेम रहता है डीएनए में, लेकिन यूरेसिल की जगह पर क्या आ जाता है? यहाँ पे सॉरी, यहाँ का थाइमिन की जगह पर वहाँ यूरेसिल आ जाता है, थाइमिन के जगह पे यूरेसिल आ जाता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अगर थाइमिन है वो तीनों सेम रहेगा, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन तीनों सेम रहेगा, लेकिन अगर इसमें थाइमिन आ गया तो डीएनए हो जाएगा, और यूरेसिल आ गया तो आरएनए हो जाएगा। तो इसका ट्रिक मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट रखेंगे, थाई पर ना उड़ता है आदमी, तो थाई उड़ गया, थाई क्या हो गया? थाई उड़ गया। तो थाई उड़ गया तो थाइमिन रहेगा तो पहले वाला डीएनए में, उड़ गया तो यूरेसिल रहेगा तो आरएनए में हो जाएगा। ये समझ में आया होगा आप लोग को, उम्मीद है। अगर थाई उड़ गया तो अगर ये थाइमिन रहेगा ना, सॉरी यहाँ यूरेसिल है तो आरएनए, और यही रहेगा थाइमिन, अगर डीएनए में रहेगा तो सॉरी थाइमिन रहेगा तो डीएनए हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। आप डीएनए तथा आरएनए की संरचना, 2 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। मतलब डीएनए तथा आरएनए में जो नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार में भी पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। प्यूरिन, क्या हो गया? प्यूरिन, और दूसरा पिरामिडिन। एक प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। तो प्यूरिन थोड़ा छोटा नहीं लग रहा है दिखने में, पिरामिडिन की अपेक्षा ये थोड़ा छोटा लग रहा है और ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, ये छोटा है और बड़ा है। तो एडेनिन फॉर ए रखेंगे, ठीक है, और ग्वानिन को क्या रखेंगे? जी। एडेनिन को ए रखेंगे और ग्वानिन को जी, मतलब जो शॉर्ट नेम है। तो देखेंगे ए जी, मतलब देखते हैं अगर कोई भी मतलब पत्नी यानी महिला अपने हस्बैंड को बुलाती है तो ए जी कहती है ना, मतलब शॉर्टकट नाम तो इतना बड़ा रहता है, लेकिन उसको शॉर्टकट में क्या बुलाती है? ए जी, ए जी। तो ए जी से रखेंगे तो ए जी उसका सिंबल रहता है। ए जी का मतलब फुल फॉर्म होता है अरे गधा इधर सुनो, अरे गधा इधर सुनो, लेकिन ये है ए जी, ठीक। ए से एडेनिन और जी से हो जाएगा ग्वानिन। आप देखेंगे पिरामिडिन, ये छोटका वाला का छोटका ए जी, अरे गधा इधर सुनो, शॉर्टकट नाम है वो। अब देखेंगे पिरामिडिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। पिरामिडिन में 3 आता है, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब देखेंगे डीएनए की संरचना, ये जो डीएनए की संरचना है एडेनिन और थाइमिन, इस ए जी, अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे ए जी टी सी आया, ए जी टी सी आया, क्या रखेंगे? ए जी टी सी आया। डीएनए में रखेंगे ए जी टी सी आया, तो ए जी से क्या हो जाएगा? एक तो प्यूरिन वाला हो जाएगा पहले ए जी, और एक इधर सुनो वाला ए जी हो जाएगा। तो ए जी हो जाएगा यहाँ पे प्यूरिन वाला, एक तो प्यूरिन वाला जाएगा, तो ऐसे सजा देंगे सीधा सीधा ए जी टी सी आया, ए जी क्या आया? टी सी आया। तो ए से हो जाएगा एडेनिन, और ये क्या जी से हो जाएगा ग्वानिन, और टी से आया तो टी से थाइमिन, और यहाँ पे सी से हो जाएगा साइटोसिन। और जस्ट अभी हम लोग पीछे क्या पढ़े थे, और इसमें हाँ शुरू वाला में जैसे ए जी टी से आया तो ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे ट्रिपल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड और नीचे ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ पे शायद ट्रिपल बॉन्ड छूटा हुआ है,
यहाँ पे आप लोग ट्रिपल बॉन्ड कर लीजिए। दोनों में ऊपर वाला में डबल बॉन्ड, नीचे वाला में ट्रिपल बॉन्ड होता है। AgTC आया तो हो जाएगा एडेनिन, यहाँ हो जाएगा ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। और जस्ट अभी हम लोग पीछे देखे थे थाई क्या हो गया था, उड़ गया था। तो अगर थाइमिन रहे तो ये DNA वाला हो जाता है, थाइमिन रहे तो DNA, और यहाँ पे यूरेसिल रहे तो ये क्या हो जाता है, RNA में। तो यही थाइमिन के जगह पर वहाँ पे यूरेसिल, थाई उड़ गया, थाई क्या हो गया, थाई उड़ गया, थाई क्या हो गया, उड़ गया। तो थाइमिन रहेगा तो DNA यूरेसिल। देखिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे भी एडेनिन है, यहाँ पे थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ गया, थाई उड़ गया, यूरेसिल। अब देखेंगे यहाँ ग्वानिन है, यहाँ साइटोसिन है, फिर यहाँ ग्वानिन है, फिर यहाँ साइटोसिन है। तो Ag यहाँ भी है, Ag वहाँ था, AgTC आया, Ag यहाँ पे रख लेंगे क्या, यहाँ रख लेंगे RNA में मौसी आया, M साइलेंट रहेगा, Ag मौसी आया। पहला का वाला में DNA में था क्या, AgTC आया, इसमें रख लेंगे क्या, Ag मौसी आया, तो M साइलेंट रहेगा, यूरेसिल और हो जाएगा साइटोसिन। तो Ag मौसी आया तो M हो जाएगा साइलेंट, और U हो जाएगा तो यूरेसिल, और C हो जाएगा साइटोसिन। तो ऊपर वाला में हमने क्या देखा, डबल बॉन्ड, नीचे वाला में हम लोग क्या देखे, ट्रिपल बॉन्ड। AgTC आया और इधर रख लेंगे Ag मौसी आया, तो मौसी में M साइलेंट हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। DNA निम्न में उपस्थित होती हैं। ये जो DNA होती हैं ये किन में उपस्थित होती हैं, और RNA किन में उपस्थित होते हैं, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले देखेंगे DNA किस में उपस्थित होते हैं, फिर देखेंगे RNA किस में उपस्थित होते हैं। DNA न्यूक्लियस तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि DNA जो होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केंद्रक यानी न्यूक्लियस में मौजूद होता है। DNA सबसे ज़्यादा केंद्रक में होता है, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब देखेंगे RNA निम्न में उपस्थित होते हैं। RNA केंद्रक में होते हैं और ये कोशिका द्रव में होते हैं। RNA कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं, और फिर कहाँ होते हैं, कोशिका द्रव में होते हैं। वो जो दिख रहा है ना आपको केंद्रक, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि DNA कहाँ होते हैं, केंद्रक में मौजूद है, न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, फिर हरित लवक में होते हैं, और एक केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों में होते हैं। अब देखेंगे DNA हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। DNA में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। पूछेगा आपसे कि DNA में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, तो DNA में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अब देखेंगे RNA में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। DNA में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, और RNA में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब देखेंगे DNA अधिक अस्थायी होती है, मतलब एकदम परमानेंट, अधिक अस्थायी होते हैं, और ये कम अस्थायी होते हैं। वो अधिक अस्थायी होते हैं और ये कम अस्थायी होते हैं। तो देख लिए हम लोग DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, फिर केंद्रक को न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर कहाँ देखें, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब देखेंगे हम लोग RNA के प्रकार। RNA का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। RNA का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। RNA का कार्य क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो RNA भी के प्रकार हम लोग देखेंगे। RNA कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। RNA कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला mRNA, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैसेंजर RNA यानी मैसेज पहुंचाने वाला, M फॉर मैसेज पहुंचाने वाला। फिर देखेंगे tRNA यानी ट्रांसफर RNA, जो परिवहन करता है, मतलब एक वहाँ से सामान को उठाकर यहाँ परिवहन करता है। फिर देखेंगे rRNA यानी राइबोसोम RNA। आपने पढ़ा होगा पहले, जस्ट इससे पार्ट सेल का पार्ट 3 तक डाला हुआ है, उसमें हमने पढ़ाया था कि जो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे बोला जाता है। तो प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसको बोला जाता है, राइबोसोम का बोला जाता है। तो राइबोसोम जो है मतलब rRNA यानी राइबोसोम RNA जो होता है RNA का ही एक पार्ट होता है। तो हम लोग पहले शुरू से पढ़ते हैं। mRNA जो क्या होता है, मैसेंजर RNA। जैसे कि हम लोग का जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है, प्रोटीन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, 20 एमिनो एसिड से बना होता है।
प्रोटीन कितने एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है? प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होता है 20 अमीनो अम्ल, कितना से? 20 अमीनो अम्ल से मिलके बना होता है। प्रोटीन जो होता है 20 एमिनो अम्ल से मिलके बना होता है, 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। तो जो 20 एमिनो अम्ल होता है जिसमें 10 होता है जो हमारे शरीर में होता है, 10 कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में होता है, और जो 10 होता है वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। किसके माध्यम से आता है? भोजन के माध्यम से आता है। प्रोटीन में 20 एमिनो अम्ल होता है जिसमें 10 होता है जो हमारे शरीर में बनता है, और 10 जो होता है वो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। तो सबसे पहले ये जो 10 जो हमारे शरीर में होता है वो अनावश्यक होता है एमिनो अम्ल, वो 10 जो होता है वो अनावश्यक होता है, और 10 और 10 दोनों मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 एमिनो अम्ल हो जाएगा, और एक प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। तो 10 जो होता है हमारे शरीर में पहले से मौजूद होता है वो अनावश्यक होता है, वो अनावश्यक एमिनो अम्ल होता है, और जो 10 जो होता है आवश्यक होता है, जो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, दाल से हो, मतलब मशरूम से हो, सोयाबीन से हो, इस सब से जो 10 होता है जो भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में आता है। तो पहले हम लोग देखेंगे mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है ससुरा? खड़ा रहता है और देखते रहता है कि कौन गया कौन नहीं गया। तो इसको पहले देखते रहता, टुकुर टुकुरी देखते रहता है कि कौन आया कौन नहीं आया। तो देखता है कि कौन जो 10 आवश्यक है भोजन के माध्यम से आने वाला, अगर इसको मिल जाता है तो वो मिल गया। अगर मिल जाता है तो मिल जाता है ना, जैसे ये पकड़ लेता है जो भोजन के माध्यम से आता है, ये मैसेंजर आरएनए उसको 10 जो एमिनो अम्ल होता है जो आवश्यक होता है भोजन के माध्यम से आता है, उसको ये क्या करता है? पकड़ लेता है, और पकड़ के क्या करता है? ये खुद नहीं जाता पहुँचाने। अगर मानिए कि ये खुद मैसेंजर आरएनए को पहुँचाने चल जाएगा तो फिर तो दूसरा जाकर टपक, दूसरा तो फिर घुस जाएगा इधर। इसलिए कहता है कि ना रे बाबा ना, हम नहीं जाएंगे। ये नहीं जाता है, और जस्ट ये कहता है, उसको बुलाता है ट्रांसफर आरएनए की कि ट्रांसफर आरएनए तुझे सुनो, पकड़ा ले। कौन पकड़ा ले? तो ये जो मैसेंजर आरएनए जो पकड़ के रखता है आवश्यक एमिनो अम्ल को, पकड़ा ले, इसको लेके जाओ। तो ये ट्रांसफर आरएनए ये खुद नहीं जाता है, फिर ट्रांसफर आरएनए को बुलाता है, फिर ये जो 10 एमिनो अम्ल को पकड़ के रखता है उसको ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से यहाँ पे कहाँ भेजता है? राइबोसोम आरएनए के पास भेज देता है। कहाँ भेज देता है? राइबोसोम आरएनए के पास भेज देता है। अब फिर वहाँ वो खड़ा रहता है, टुकुर देखते रहता है कि एक को ऐसे नहीं पास करने देंगे, पकड़ ही लेंगे, काहे वो उसी काम के लिए वहाँ पे रहता है। अब चला गया यहाँ पे टीआरएनए के पास, परिवहन के माध्यम से राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम आरएनए जो होता है राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। 10 गो तो ऑलरेडी इसके पास पहले से था ही, 10 गो इसके पास था ही, फिर इधर से 10 गो चल गया तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? 10 + 10 20 हो जाएगा, और प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। प्रोटीन का निर्माण यानी हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण यहाँ पे हो जाता है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, और राइबोसोम का मेन काज क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो आप समझ गए होंगे आरएनए के प्रकार, mRNA, tRNA और क्या हो गया? rRNA। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है? मैसेज पहुंचाना कि दम पकड़ ले हैं चाचा, पकड़ ले इसको। अब बस ट्रांसफर आरएनए उसको लेगा और वहाँ पे ट्रांसफर करेगा किसके पास? राइबोसोम के पास, और वहाँ पे 10 गो पहले से था, और 10 गो जो भोजन के माध्यम से मैसेंजर आरएनए पकड़ के ट्रांसफर आरएनए के माध्यम से rRNA राइबोसोम आरएनए के पास भेजा था। वहाँ पे 10 गो पहले से और 10 गो अभी वाला जाके 20 गो एमिनो अम्ल मिल के एक प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। अब ये तो समझ में उम्मीद है कि आया होगा आप लोग को। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डीएनए से आरएनए ना, आरएनए से डीएनए होगा। देखेंगे डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना, तो एक के बात की रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन। एक के बात रिपीट करे तो रिप्लिकेशन। तो देखिए डीएनए, फिर डीएनए एक बार बोल दिया, फिर बोल रहा है डीएनए, तो डीएनए से डीएनए का बनना रिप्लिकेशन कहलाता है। रिपीट करता है, एक के बात को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? एक के बात को रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिप्लिकेशन। एक के बात को रिपीट कर रहा है तो रिप्लिकेशन। अब फिर देखेंगे डीएनए से आरएनए का बनना, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसफर हो रहा है भाई, डीएनए से आरएनए बन रहा है, इसका मतलब ट्रांसफर हो रहा है। क्या ट्रांसफर हो रहा है? तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसफर हो जाएगा। अब वहाँ पे टाइप मिस्टेक था, आरएनए से डीएनए, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन गया तो ट्रांसक्रिप्शन हो ही गया। अब देखेंगे
आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर इधर से जैसे कि एक बार यहाँ से यहाँ तक संरचना आया, अब फिर ये बात इधर से उधर मतलब घूम के चला गया था। तो देख लेंगे डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब देखेंगे हम लोग आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन हो जाएगा। डीएनए से डीएनए का बनना, एक ही बात रिपीट कर रहा है तो रिप्लिकेशन, बार बार हम बोल रहे हैं एक ही बात को रिपीट कर रहा है तो रिप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए में जब कोई चीज़ आता है तो क्या होता है? ट्रांसफर होता है तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। और फिर देखेंगे क्या हो गया यहाँ पे, आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए यहाँ पे रिवर्स है ना, आर है और आर से स्टार्ट करेंगे, आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए, तब आर फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। अब देखेंगे आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशन। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल ना भूलें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।